कोमल नाम की एक लड़की एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। कोमल की माँ दूसरों के घरों में काम करके अपने घर की जरूरतें पूरी करती थी। वक्त गुजरता गया और कोमल शादी के लायक हो गई थी। उसकी माँ इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी कि वो कोमल की शादी किसी अच्छे घर में कैसे करे। लेकिन उनके पास कोमल की शादी करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। फिर वो अपनी बेटी से कहती है, रानी बेटा, मुझे अब और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इतने पैसों में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे कुछ और काम करना होगा ताकि तुम्हारी शादी के लिए मैं पैसे जमा कर सकूँ। ये सुनकर कोमल अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हें और मेहनत करने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे शादी नहीं करनी। मुझे आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी माँ, और तुम्हारी देखभाल करती रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दूँ। बस अब आपको और काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आप घर पर आराम करो, क्योंकि माँ मुझे जॉब मिल गई है। आपको पता है ना, मेरी एक सहेली है जिसका नाम कैटरीना है। मुझे उसकी दुकान में जॉब मिली है। आज से मैं वहाँ पर काम करूँगी। माँ, उसकी कॉस्मेटिक की दुकान है। वो मुझे महीने के पूरे 20,000 रुपए देगी। ये सुनकर कोमल की माँ बहुत खुश होती है और वो कोमल को बहुत सारा आशीर्वाद देती है। कोमल बेटा, ऊपर वाला तुझे बहुत तरक्की दे। खुश रहो और खूब तरक्की करो। अगले दिन कोमल अपनी सहेली की दुकान पर जाती है। फिर कोमल दिल लगाकर वहाँ पर काम करती है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमर से पेश आती है और सबका खूब ख्याल रखती है। कोमल के आने से पहले कैटरीना की दुकान की सेल बाकी दुकानों से बहुत कम थी, लेकिन कोमल की मेहनत की वजह से उसकी सेल सबसे ज्यादा हो जाती है, जिससे कोमल बहुत खुश थी। लेकिन अचानक कोमल की खुशियों को किसी की नजर लग गई और अगली सुबह कोमल जब दुकान पर आती है तो वो देखती है कि दुकान पर आग लग चुकी है। सब कुछ जलकर खाक हो चुका था और कोमल की दोस्त कैटरीना भी वहाँ पर आ चुकी थी। फिर वो कोमल पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। क्यों रे कोमल की बच्ची, मैंने अपनी दुकान तेरे हवाले की थी ना? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमसे एक दुकान नहीं संभाली गई। तेरे ऊपर तरस खाकर मैंने तुझे अपनी दुकान पर काम पर रखा और तूने मुझे ही बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं लुट गई हूँ। कैटरीना, तुम मुझे बुरा भला क्यों कह रही हो? इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये सब कैसे हुआ। चुप कर जा। तुम जैसे गरीब लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे मालूम है कि रात के वक्त तुमने सारे कॉस्मेटिक से सामान चुरा कर दुकान में आग लगा दी। अब दफा हो जाओ। तुम्हें यहाँ से 40 कौड़ी भी नहीं मिलेगी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। कोमल रोते रोते घर वापस आ जाती है। जब वो घर आती है तो उसकी माँ उससे पूछती है, अरे कोमल बेटा, आज तो तुम घर जल्दी आ गई। और हाँ, आज तो तुम्हारी सैलरी मिलने वाली थी ना? बोलो, सैलरी मिली क्या? इतना सुनते ही कोमल जोर जोर से रोने लगती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सब सुनकर उसकी माँ भी बहुत मायूस हो जाती है और उससे कहती है, कोमल बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिक्र मत करो, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। फिर कोमल रोते रोते सो जाती है कि अब वो क्या करेगी। सोते हुए उसके सपने में एक परी आती है और वो परी कोमल से पूछती है, अरे कोमल, तुम क्यों उदास हो? परी जी, मेरी जॉब चली गई और मुझे निकालते वक्त तनख्वाह भी नहीं दी गई। मैं जिस दुकान में काम करती थी उस दुकान में आग लग गई। उसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाला गया। अब परी जी, आप ही मुझे बताओ, इसमें भला मेरी क्या गलती है? नहीं नहीं कोमल, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ देती हूँ, जिससे तुम जितनी चाहो उतनी नेल पॉलिश तोड़कर बाजार में बेच सकती हो।
ये नेल पॉलिश का पेड़ मैं तुम्हारे आंगन में लगाकर जा रही हूँ। परी इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर जब कोमल सुबह में उठती है तो वो अपने आंगन में जाकर देखती है तो सच में वहाँ पर जादुई नेल पॉलिश का पेड़ होता है। कोमल नेल पॉलिश का पेड़ देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह, मेरा सपना तो सच हो गया। और फिर कोमल सुंदर सुंदर जादुई नेल पॉलिश तोड़कर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। उसकी नेल पॉलिश इतनी खूबसूरत होती है कि देखते ही देखते सारी नेल पॉलिश बिक जाती है। फिर कुछ दिनों बाद कोमल अपने लिए एक नेल पॉलिश की छोटी सी दुकान खोलती है और इस तरह कोमल की सारी नेल पॉलिश हर दिन बिक जाया करती थी। कोमल बहुत खुश थी क्योंकि कोमल के पास अब बहुत सारे पैसे आ गए थे। उन पैसों से कोमल ने एक शानदार नेल पॉलिश की दुकान खोल ली जो पूरे शहर की सबसे बड़ी और मशहूर दुकान बन जाती है। एक दिन कैटरीना कोमल की दुकान में आती है और वो कोमल से माफी मांगने लगती है। कोमल, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था। तुम्हें निकालने के बाद मेरी दूसरी दुकान भी बंद हो गई। लोन के चक्कर में मैं किस्त ना भर सकी क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मेरी सेल बहुत ज्यादा कम हो गई थी। कोमल, क्या तुम मुझे अपनी दुकान में जॉब दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं कभी भी अपने दोस्तों का हाथ नहीं छोड़ती। इस मुश्किल वक्त में तुम मेरे यहाँ नौकरी कर सकती हो। ये सब सुनकर कैटरीना की आंखों में आंसू आ जाती हैं और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। फिर उस दिन के बाद से कोमल अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक बार की बात है, ईशा अपने माता पिता के साथ रहती थी। ईशा जब 7 साल की थी तब उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गयी। ईशा के पिता ने बहुत से डॉक्टर बदले लेकिन फिर भी कोई भी फायदा नहीं हुआ। ईशा की माँ को अब ये एहसास हो गया था कि वो अब ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगी। उसे बस अपनी बेटी ईशा की फिक्र थी। एक दिन वो अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। आप ईशा का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देना। और फिर एक दिन अचानक ईशा की माँ का देहांत हो जाता है। माँ के मरने के बाद ईशा बहुत ही अकेली हो जाती है और वो हमेशा रोती ही रहती है। पापा, माँ कहाँ चली गई? मुझे मेरी माँ ला दो। मुझे मेरी माँ के हाथों से ही खाना खाना है, वरना मैं भूखी रहूंगी। बेटा, तुम्हारी माँ तो आसमान में एक तारा बन गई है। मैं कुछ नहीं जानती। मेरे लिए मेरी माँ को लेकर आओ, वरना मैं भी आसमान में तारा बन जाऊंगी। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए माँ ले आऊँगा, लेकिन नई माँ पहली वाली माँ से थोड़ी अलग होंगी। पंकज अपनी बेटी की जिद और रिश्तेदारों के कहने पर रंजना नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। रंजना जब नई नई आती है तब तो वो ईशा को बहुत प्यार करती है, लेकिन जब उसका खुद का बेटा राजू हो जाता है तब वो ईशा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। लेकिन वो पंकज के सामने तो बहुत अच्छी बनकर रहती है। फिर उसके जाते ही वो ईशा से घर का सारा काम कराती है और जरा सी गलती होने पर उसे बहुत डांटती और मारती भी है। इस तरह ईशा फिर से उदास रहने लगी। फिर एक दिन ईशा, बैठे बैठे रोटियां तोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब से तुम्हें ही घर का सारा काम करना है और तुम्हें ही खाना भी बनाना है। पर माँ, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। खाना बनाना नहीं आता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ कर ठूसना अच्छे से आता है। अब से तू ही घर का सारा खाना बनाएगी, समझी? ईशा रोते रोते किचन में जाती है। उसे तो कुछ भी बनाना आता ही नहीं था। फिर भी वो कोशिश करती है, लेकिन उससे सारा खाना जल जाता है। फिर रंजना जब किचन में आती है तो वो बोलती है,
हे भगवान, सत्यानाश हो इस लड़की का। सारा खाना जलाकर राख कर दिया। सच सच बता, तूने जानबूझकर ये खाना जलाया है ना? नहीं माँ, मैंने तो पूरी कोशिश की थी, पर क्या तूने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि तुझे मैं दोबारा खाना बनाने को नहीं बोलूं? लेकिन मैं तुझे ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली। और फिर रंजना गरम चिमटे से ईशा का हाथ जला देती है। अब आज से तुझसे खाना कभी भी नहीं जलेगा, और जला तो तू अपने इस जले हुए हाथ को याद कर लेना। ईशा रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके हाथों में बहुत तेज जलन हो रही होती है और वो रोए जा रही थी। माँ, तुम कहाँ हो माँ? माँ, नहीं माँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम वापस आ जाओ ना माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। देखो ना, मेरे हाथों में भी बहुत जलन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है माँ। आ जाओ मेरे पास ना माँ, वरना मुझे भी अपने पास बुला लो। रोते रोते ईशा सो जाती है और फिर उसके सपने में उसकी माँ आती है और कहती है, ईशा बेटा, मेरी प्यारी बेटी। माँ, आप कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? मैं अब आपके पास ही रहूंगी, अब कहीं नहीं जाना आप मुझे छोड़कर माँ। ईशा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे श्रृंगार दान से एक नेल पॉलिश निकाल कर अपने हाथों में लगा लेना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब ईशा उठती है तो वो अपनी माँ की वही नेल पॉलिश अपने हाथों में लगा लेती है। नेल पॉलिश लगाते ही ईशा का सारा दर्द गायब हो जाता है और उसका सारा काम भी तुरंत ही होने लग जाता है, जैसे उसके हाथों में कोई जादू आ गया हो। सफाई के लिए ईशा जैसे ही झाड़ू उठाती है, तुरंत ही पूरा घर साफ हो जाता है। ईशा जैसे ही कुछ खाना बनाने का सोचती, वो खाना खुद ब खुद बनकर तैयार हो जाता, वो भी बहुत टेस्टी। आज तो तूने खाना बहुत बढ़िया बनाया है। खामखा नौटंकी कर रही थी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अरे तू तो मुझसे भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आपसे ही तो सीखा है माँ। एक दिन रंजना नहा रही थी, तभी फिसलकर वो जमीन पर गिर जाती है और उसकी कमर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने उसे 1 साल का बेड रेस्ट लिख दिया। उसी रात रंजना के सपने में ईशा की माँ आती है। रंजना, अब तो तुम बहुत खुश हो ना? तुम आराम ही तो चाहती थी और अब तुम्हें जिंदगी भर का आराम मिल गया। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने ईशा पर बहुत जुल्म किया है। उसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अब ईशा को कभी भी नहीं सताऊंगी। मैं उससे राजू की तरह ही प्यार करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर रंजना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो ईशा को गले से लगा लेती है और उससे कहती है, ईशा बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है। नहीं माँ, जुल्म कैसा? माँ कभी अपने बच्चों के साथ गलत करती है भला? और आज जो कुछ भी हुआ है सब तो आपकी वजह से ही है। फिर ईशा अपनी माँ रंजना के भी हाथ में जादुई नेल पॉलिश लगा देती है। नेल पॉलिश लगाते ही रंजना बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर ईशा अपनी माँ को जादुई नेल पॉलिश के बारे में सारी बात बताती है। फिर सभी लोग हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। एक बार की बात है, कानपुर नाम के एक गांव में मोहिनी नाम की एक लालची लड़की रहा करती थी। वो हमेशा चोर बाजार से पुराने लहंगे खरीद कर लाया करती थी और वो उन्हें धोकर उनमें केमिकल मिलाकर उन्हें बिल्कुल नए जैसा बना देती थी और फिर उन्हें बाजार में जाकर बेच देती थी। इस तरह मोहिनी लोगों को बेवकूफ बनाकर बहुत सारे पैसे कमा रही थी। फिर एक दिन मोहिनी बाजार में लहंगे बेच रही थी कि तभी उसे सपना नाम की एक परी दिखाई देती है
और वो सोचती है, अरे वाह, लगता है ये परी यहाँ शॉपिंग करने आई है। चलो आज इसे बेवकूफ बनाकर मैं अच्छे पैसे कमा सकती हूँ। तभी मोहिनी सपना परी को आवाज देकर अपने पास बुला लेती है। देखिए परी जी, मेरे पास कितने सुंदर सुंदर लहंगे हैं, एक से बढ़कर एक। अरे वाह, मैं तो लहंगे ही खरीदने आई थी यहाँ पर। चलो मुझे कोई अच्छा सा लहंगा दिखाओ, कल मुझे शादी में पहन कर जाना है। फिर मोहिनी सपना परी को ढेर सारे लहंगे दिखाने लगती है और उसमें से सपना परी एक लहंगा पसंद कर लेती है और मोहिनी से कहती है, अच्छा ये बताओ, ये वाला लहंगा कितने का है? इस लहंगे के बदले आपको पूरे 10 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। क्या? अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। ये लहंगा हाथों से बनाया हुआ है। इतने सुंदर लहंगे बाजार में आपको किसी भी दुकान पर नहीं मिलेंगे परी जी। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दे देती हूँ। उसके बाद सपना परी मोहिनी को 10 सोने के सिक्के देकर वहाँ से लहंगा खरीद कर लेकर चली जाती है। इस तरह मोहिनी सपना परी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बेवकूफ बनाकर उसे ठग लेती है। फिर अगले दिन सपना परी उस लहंगे को पहनकर शादी में जाती है, लेकिन तभी अचानक चलते हुए वो लहंगा फट जाता है और ये देखकर वहाँ मौजूद दूसरी परियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे सपना, ये लहंगा तू कहाँ से लेकर आई है? लगता है ये लहंगा तूने पृथ्वी की किसी सस्ती दुकान से खरीदा है। इसमें तो जरा भी क्वालिटी नहीं है। हाँ रीमा, तू बिल्कुल ठीक कहती है। ये सपना तो एक नंबर की बेवकूफ है। जरूर किसी दुकान वाले ने इसकी शक्ल देखकर इसे बेवकूफ बना दिया होगा। इस तरह अपनी बेइज्जती होते देखकर सपना परी को बहुत बुरा लगता है और उसे मोहिनी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मैं उस दुकान वाली को नहीं छोड़ूंगी। उससे सबक सिखाने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। फिर अगले दिन सपना परी मोहिनी की दुकान के पास पहुंच जाती है और शाम को जैसे ही मोहिनी दुकान बंद करके अपने घर जाती है कि तभी सपना परी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि मोहिनी ढेर सारे पुराने लहंगे इकट्ठे करके उन्हें धोने के लिए ला रही है। अब मैं अपने खास केमिकल से इन सभी लहंगों को दोबारा बिल्कुल नए जैसा चमका दूंगी, जिस वजह से मेरे लहंगे 4-5 दिन तक बिल्कुल नए जैसे रहते हैं, जिस वजह से लड़कियां आसानी से बेवकूफ बनकर इन्हें खरीद लेती हैं। अच्छा, तो ये बात है बेटा। ये तो बहुत ही बड़ी लालची और धोखेबाज निकली। इसकी अकल तो ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। फिर सपना परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ एक जादुई पाउडर प्रकट कर देती है। तभी मोहिनी किसी काम से दूसरे कमरे में चली जाती है। ये मौका देखकर सपना परी फौरन अपने जादुई पाउडर को बाल्टी में रखे कपड़ों में मिलाकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसके बाद मोहिनी अपने सारे लहंगों को धोकर बिल्कुल नए जैसा चमका देती है। अगले दिन उन सभी लहंगों को लेकर मोहिनी बाजार में बेचने के लिए पहुँच जाती है और थोड़ी ही देर में मोहिनी के पास लहंगे खरीदने के लिए बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती हैं। लेकिन तभी अचानक सभी लहंगों का रंग फीका पड़ जाता है और एक एक करके वो सभी लहंगे काले पड़ जाते हैं। अरे, इसके लहंगे तो एकदम रद्दी हैं। ऐसे घटिया लहंगे हमें नहीं खरीदने। चलो यहाँ से चलते हैं। इस तरह वो सभी लड़कियाँ मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर मोहिनी घबराकर सोचती है, अरे ये सब क्या हो गया? अचानक मेरे सारे लहंगे काले क्यों पड़ गए? ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। फिर अगले दिन से सपना परी रोज मोहिनी के घर के कपड़े की बाल्टी में
अपना जादुई पाउडर मिलाकर उसके लहंगे खराब करना शुरू कर देती है। इस तरह रोज बाजार जाते ही मोहिनी के सभी लहंगे काले पड़ जाते थे। इस तरह धीरे धीरे मोहिनी का व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ जाता है और वो बिल्कुल कंगाल हो जाती है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अचानक मेरे सारे लहंगे क्यों खराब हो रहे हैं? इतने दिनों से मैंने एक भी रुपए का व्यापार नहीं किया है। अब मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। इस तरह मोहिनी दुखी होकर रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर सपना परी आ जाती है। मोहिनी, तुम एक नंबर की लालची लड़की हो। तुमने अपने फायदे के लिए गांव की दूसरी लड़कियों को बेवकूफ बनाकर बहुत सारे पैसे कमाए थे ना? इसीलिए मैंने तुम्हें इसकी सजा दी है। मैंने तुम्हारे पानी में अपना जादुई पाउडर मिलाया था, इसीलिए तुम्हारे सारे लहंगे काले होते जा रहे थे। नहीं नहीं परी जी, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं हमेशा अच्छे, नए और क्वालिटी के लहंगे बेचूंगी। प्लीज तुम ये सब रोक दो परी जी, मुझे माफ कर दो। मोहिनी की ये बात सुनकर सपना परी को उस पर दया आ जाती है और वो उसे माफ कर देती है और वहाँ से वापस अपने परी लोग लौट जाती है। फिर अगले दिन से मोहिनी पूरी तरह से सुधर जाती है और ईमानदारी से अच्छे और सुंदर लहंगे बेचने शुरू कर देती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है।